Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 7। पार्ट फर्स्ट का ये लास्ट चैप्टर है। नेम ऑफ चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, आपका लेक्चर नंबर है फर्स्ट। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन का जो मीनिंग है, तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मींस एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। इट मींस जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। हियर डिसोल्यूशन इज टू बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड ए पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे डिसोल्यूशन का मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इज आल्सो मींस डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट का मीनिंग भी होता है डिसोल्यूशन, मगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पे देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट मींस discontinue business forever. It is called as dissolution of partnership firm, where the two issues are considered for dissolution. सबसे पहले dissolution of partnership firm, ये जो चैप्टर है वो है dissolution of partnership firm। dissolution of partnership में कौन सा चैप्टर आने वाला है? admission of partners, retirement of partner। it means a dissolution of partnership, पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज हो जाता है। it is called as dissolution of partnership। मगर firm discontinue forever, it means from close forever, it is called as dissolution of partnership firm। Accounting treatment of dissolution, dissolution की accounting treatment आपको याद रखनी है। accounting treatment, at the time of dissolution of firm, all the asset of firm are sold। it means all the asset, कोई भी एसेट हो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज ऑफ, यानी कि सोल्ड करना पड़ेगा, और लायबिलिटीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा डिसोल्यूशन के केस में। अगेन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल एसेट ऑफ पार्टनरशिप आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड फ्रॉम द रियलाइज्ड इनकम। जो एसेट की रियलाइज वैल्यू आती है, इसमें से आपको पेमेंट क्या करना है? ऑल लायबिलिटीज। याद रखो, कभी कभी एग्जाम्पल में लिखा होगा एसेट आर सोल्ड एज अंडर, लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, फिर भी आपको लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज आर पेड फ्रॉम द रियलाइज्ड इनकम। इफ सरप्लस रिमेन, कैपिटल इज रिडीम। यदि सरप्लस है तो कैपिटल रिडीम हो सकती है, सरप्लस नहीं है तो कैपिटल रिडीम नहीं होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज, कैपिटल रिडीम होने से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो कौन सा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा? प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा? सबसे पहले होगा रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिए, ये अकाउंट मेन है आपके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड वन इज ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो सिमिलर है, एडमिशन में भी आता था, रिटायरमेंट में भी आता था, सेम अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज ए पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। यदि पार्टनर्स की लोन है तो आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा सेपरेट, अलग से। यदि लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा, लोन की ट्रीटमेंट आपको क्या करनी है। एंड लास्ट वन इज ए कैश एंड बैंक अकाउंट। ये फर्म क्लोज हो रही है, इसलिए अभी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, ये आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब बेसिक हम एक्सप्लेन करेंगे तब ये सब अकाउंट में आपको सिखाऊंगा, मगर एग्जाम में ये अकाउंट बनाने का कभी भी नहीं आने वाला है। एग्जाम में क्या आने वाला है वो देखिए। बोर्ड का जो वेटेज है, सेक्शन ए के लिए एमसीक्यू होगा 1 मार्क्स का, सेक्शन बी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा 1 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी में शॉर्ट एग्जाम्पल होगा 6 मार्क्स का। मगर कितने एग्जाम्पल होंगे? 2।
इसमें से वन एग्जाम्पल होगा पास एंट्रीज का, जर्नल एंट्रीज का, और सेकंड एग्जाम्पल एंट्री भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। इट मींस 6 मार्क्स का ये है, टोटल वेटेज है आपका 8 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज है, और सब एग्जाम्पल कंपलसरी रहने वाला है। कभी कभी क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन में एक तो एंट्री वाला एग्जाम्पल 101% होगा, आपको 3 एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री, और आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड, या तो ट्रू फॉल्स आ सकता है, थियरी भी आ सकता है, और एंट्री भी आ सकता है, कोई भी चीज आ सकता है। मगर ये आपको एंट्री कब पता चलेगी? मेन एग्जाम्पल, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने का पता होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ आइडिया होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में भी आइडिया होगा, तब ये आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ये अकाउंट कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में आपको सबसे पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन में से एक्सप्लेन करूंगा कि जो बैलेंस शीट में जो चीज है वो ये अकाउंट में कौन सी जगह पे लिखा जाता है, वो आपको सीखना है सबसे पहले। तो चलो टेक्स्ट बुक निकालो, ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, या तो आप मेन एग्जाम्पल भी डायरेक्ट देख सकते हैं, या तो इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। यदि इलस्ट्रेशन 1 या 2 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ इलस्ट्रेशन में, सबसे लेंथी इलस्ट्रेशन मेरे को दिखाई दे रहा है। देखते हैं लेंथी क्वेश्चन कौन सा है जिसमें सब पॉइंट आ सकते हैं। ऐसा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 301 पे। तो सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक में से आपको सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज बैलेंस शीट में से कहां आने वाली है। तो यहां से मैं सब सिर्फ ये यहां से निकाल रहा हूं। देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आपको ये नेसेसरी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट यदि जरूरत है तो बनाने का है, अदरवाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 12th में बनाने की जरूरत नहीं है, मगर जब कॉलेज में आप जाएंगे तब ये बनाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ 3 अकाउंट को स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैन कैश एंड बैंक अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर आपको देखना है 6, पेज नंबर 306। तो यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर है 30, कौन सा है? पेज नंबर 301। 301 पे सबसे पहले जो बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा। कौन सा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ये अकाउंट आप निकाल ही दो, ये जरूरत नहीं है। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में, Which account is to be prepared at the time of dissolution of partnership firm? तो आपको लिखना पड़ेगा following accounts are to be prepared at the time of dissolution of partnership firm। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब आपको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। मगर जब एग्जाम्पल जब आपको करना है तब लोन अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। कैसा होगा रियलाइजेशन अकाउंट? ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा होगा रियलाइजेशन अकाउंट। आपको सिर्फ देखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मगर ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। कौन सी चीज कहां पे आती है वो सिर्फ आपको देखना है। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एंट्री के लिए ये पता होना चाहिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। सेकंड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है कितने कॉलम आपको रखना पड़ेगा, कितना पार्टनर है। देखिए एग्जांपल में 3 पार्टनर है,
अभिषेक, अनिल एंड राजेश। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में 3 पार्टनर है, तो कैपिटल अकाउंट में आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। यहां पे होगा पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड में 3 कॉलम 3 पार्टनर के लिए। कौन 3 पार्टनर है? अभिषेक, अनिल एंड थर्ड वन इज राजेश। अभिषेक यानी कि अभी, अनिल एंड राजेश। एंड लास्ट अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट, ये छोटा सा अकाउंट में रखूंगा क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट में कैश एंड बैंक में कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए छोटा सा अकाउंट मैंने यहाँ पे रखा है। बाद में जब मेन एग्जाम्पल 1 या 2 में वैसे ही मेन एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाऊंगा, तब मैं कंप्लीट अकाउंट ड्रॉ करूंगा। ये है आपका कैश एंड बैंक अकाउंट, ऐसा होगा कैश एंड बैंक अकाउंट। ये है क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। ये है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपको देखना है बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। यदि बैलेंस शीट ट्रीटमेंट आपको पता चल गई तो 50% काम आपका हो चुका है, ऐसा ही सोचो। सबसे पहले देखिए, आपको लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है। क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल। वो तो सब आपको सबको मालूम होगा, एडमिशन में भी आता था, रिटायरमेंट में भी आता है था, और ये डिसोल्यूशन में भी है। कैपिटल कहां पे लिखूंगा मैं? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। तो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको पता होना चाहिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 1, 2 लाख 3 लाख 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पे होगा 3 लाख, यहाँ पे होगा 1 लाख। ये कैपिटल। कैपिटल के बाद दिया है जनरल रिजर्व। क्या करेंगे हम जनरल रिजर्व का? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। याद रखो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है। याद रखो, अभी 3 याद रखने का है, बाद में मैं आपको ऐड करवाऊंगा। जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। यदि लायबिलिटी साइड है तो पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय जनरल रिजर्व। रेशियो, ओल्ड रेशियो ऊपर दिया होगा 2:3:1 में 60,000 को 2:3:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20-30-10 हो जाएगा। 20,000, 30,000 एंड 10,000। मैं कहां से लाया हूं? टोटल 60,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3:1, यानी कि 26, 36 एंड 16। नेक्स्ट वन, जनरल रिजर्व के बाद श्रीमती अनिल्स लोन। ये पार्टनर है या आउटसाइडर है? देखिए, श्रीमती अनिल्स लोन यानी कि मिसिस अनिल्स लोन। ये तो अनिल की मिसिस की लोन है। याद रखिए, पार्टनर्स लोन नहीं है। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कब? यदि पार्टनर्स लोन इज देयर। ये पार्टनर्स की लोन नहीं है, पार्टनर्स वाइफ लोन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियलाइजेशन में। याद रखो, कोई भी लायबिलिटीज हो, आउटसाइडर लायबिलिटीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय श्रीमती, SMT यानी कि श्रीमती अनिल्स लोन। अमाउंट इज रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट वन, प्राइम बैंक्स लोन। याद रखो, प्राइम बैंक्स भी आउटसाइडर, जैसे श्रीमती अनिल है, सिमिलर प्राइम बैंक्स लोन भी मैं लिखूंगा रियलाइजेशन में क्रेडिट। कोई भी लोन हो, यदि पार्टनर्स लोन है तो आपको क्या करना होगा? लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मगर 12th में लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 12th में यदि पार्टनर्स लोन है तो आप कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट। याद रखिए, 12th में
यदि पार्टनर्स लोन यहाँ पे लिखा होता श्रीमती, आगे से निकाल दो तो क्या हो जाएगा अनिल्स लोन। यदि अनिल्स लोन होता तो मैं कहां पे लिखता, यहाँ पे बाय अनिल्स लोन, बस हो गया। मगर ये पार्टनर्स लोन नहीं है, पार्टनर्स की वाइफ की लोन है। इट मींस वाइफ इज आउटसाइडर पार्टी, तो आपको कहां पे लिखना पड़ेगा, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। याद रखिए ये सब लायबिलिटीज की आइटम है, वो सब हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। जो एसेट साइड है वो सब कहां पे लिखेंगे हम, डेबिट साइड। ये आपको बेसिक याद रखना है। तो देखिए प्राइम बैंक्स लोन, ये भी यहां पे लिखूंगा प्राइम बैंक्स लोन, प्राइम बैंक्स लोन। बोलिए अमाउंट कितनी है प्राइम बैंक्स लोन, मेरे को दिखाई दे रहा है 2 लाख। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एसेट के सामने प्रोविजन, याद रखिए एसेट सामने लीज होल्ड प्रॉपर्टी होगी है, तो एसेट के सामने का जो प्रोविजन है वो मैं कहां पे लिखूंगा, वो भी क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज है, इसलिए रियलाइजेशन में क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजन मेरे को दिखाई दे रहा है 60,000। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए वैसे तो बेसिक रूल्स ऐसा है, एसेट के सामने जो भी प्रोविजन रिजर्व है, एसेट यहां पे लिखेंगे, एसेट का जो प्रोविजन रिजर्व है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वैसे तो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट भी है, लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। बेसिकली जो राइट है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में आपको 12th में क्या करना है वो भी मैं बोल रहा हूं। देखिए इन्वेस्टमेंट जैसे लीज होल्ड, प्रोविजन फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में यहां पे लिखूंगा, प्रोविजन फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी में यहां पे लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन्वेस्टमेंट में कहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां पे आना चाहिए। रूल्स ऐसा है, यदि 12th पास होने के बाद आगे जब कॉलेज में जाएंगे, यदि आप बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, सीपीटी या तो सीए फाउंडेशन करेंगे, कोई भी कोर्स करेंगे, सभी जगह पे ये चैप्टर आने वाला है, तब आपको यही करना है। इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको यहाँ पे ही लिखना है। मगर 12th में बुक्स में यदि रोंग दिया है तो आपको रोंग करना पड़ेगा। याद रखिए बुक में कोई चीज रोंग है तो आप रोंग कीजिए। अभी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, कहां पे लिखूंगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ये रोंग है, याद रखिए। फिर भी 12th में आपको यही करना है। कॉलेज में जब जाएंगे तब आपको याद रखना, मैंने अभी बोला है वो एक बार दिमाग में रख दो। यदि कॉलेज में जाने के बाद यदि आपको देखा इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एसेट के सामने का कोई भी रिजर्व वहां पे लिखना चाहिए आपको, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। मगर 12th के लिए देखो लायबिलिटी साइड दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैं कहां पे लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में। यहां पे होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है, 30,000 को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 को ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे होगा 10,000, 15,000 एंड 5,000। 2:3:1 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12th में आपको ये करना पड़ेगा। यदि आपने 12th में राइट किया, यहाँ पे लिखा, तो आपका एग्जाम में आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 12th पास होने तक आपको ये याद रखना है, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे ही आपको लिखना है, मगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। अभी और लायबिलिटी साइड दिखाई दे रहा है मेरे को क्रेडिटर्स, कहां पे लिखूंगा क्रेडिटर्स, रियलाइज, कोई भी लायबिलिटीज हो, कैपिटल एंड रिजर्व के अलावा कोई भी लायबिलिटीज है आपको लिखनी है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स अमाउंट, मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स इज 250। लायबिलिटी साइड ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है।
यदि लायबिलिटी साइड ये बैलेंस शीट में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज लायबिलिटी साइड दिया है मिस्टर राजेश लोन। देखिए राजेश इज ए पार्टनर, तो राजेश लोन यदि है तो मैं कहां पे लिखूंगा, डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा बाय राजेश लोन। जितनी भी अमाउंट है डायरेक्ट यहां पे आप लिख सकते हैं। 12th के लिए बोल रहा हूं। बाकी सब आउटसाइडर लायबिलिटीज आपको लिखना है। रियलाइजेशन में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व। कौन सा रिजर्व? अब देखो 4 हो गए। सबसे पहले मैंने बोला था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फोर्थ आ गया है कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चारों में से कोई भी रिजर्व है कहां पे लिखना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए एसेट साइड, एसेट साइड पे कोई भी रियल एसेट है वो यहां पे लिखना है। 50th एसेट, 50th एसेट कौन सा हो सकता है? वैसे तो 12th में सिर्फ 2 ही 50th एसेट आपको आने वाली है। फर्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, एसेट साइड। याद रखिए यदि लायबिलिटी साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस है तो आपको यहां पे लिखना है। एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है तो आपको यहां पे लिखना है। सेकंड आ सकता है एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो ये भी आपको यहाँ पे डेबिट लिखना है। एंड लास्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। 3 में से कोई एक होगा या तो एक भी नहीं होगा, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी सब ऐसे यहाँ एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। यदि कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट। इट मीन्स कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट ओनली एंड ओनली का कौन सी चीज आने वाली है, कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे आपके लिए 3 चीज याद रखनी है। कौन सी 3 चीज? अब अगेन रिपीट कर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस यदि एसेट साइड है तो आपको लिखना है यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पे लिखना है। रिमेनिंग सब एसेट इंक्लूडिंग गुडविल, पैटर्न, ये भी सब कुछ एसेट आपको यहाँ पे लिखना है। चलो करते हैं स्टार्ट एसेट साइड से। सबसे पहले दिया है मशीनरी, कहां पे लिखूंगा मशीनरी? कोई भी रियल एसेट है रियलाइजेशन में, यहां पे मैं लिखूंगा मशीनरी। बोलो अमाउंट ऑफ मशीनरी कितनी है? मशीनरी मेरे को दिखाई दे रही है 2 लाख। मशीनरी के बाद दिया है पैटर्न, ये भी यहां पे लिखेंगे पैटर्न। अमाउंट है 2 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल। ये स्पेलिंग भी गलत किया है, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। नेक्स्ट वन इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी मैं कहां पे लिखूंगा? रियलाइजेशन में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000। नेक्स्ट वन लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बाद स्टॉक। स्टॉक भी कहां पे लिखेंगे? कोई भी रियल एसेट, सब कुछ यहाँ पे ही आने वाला है। स्टॉक अकाउंट अमाउंट दिया है आपको 190। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कहां पे लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज गिवन रुपीज 2 लाख। 2 लाख है, याद रखिए। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी का रिजर्व यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। एक्चुअल राइट आंसर ये है, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। मगर 12th के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपको कहाँ पे लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिमिलर पॉइंट है। देखिए डेटर्स भी है, बैड डेट्स रिजर्व भी है, तो सिमिलर पॉइंट डेटर्स में यहाँ पे लिखूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डेटर्स। आपको डेटर्स अमाउंट कितनी दिखाई दे रही है? मेरे को दिखाई दे रहा है डेटर्स 160। एंड बीडीआर एसेट के सामने का रिजर्व, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैड डेट्स रिजर्व। बीडीआर बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स कितना है? 10,000। देखो सिमिलर अप्लाई होता है सब में। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी में भी अप्लाई हुआ है, डेटर्स में भी अप्लाई हुआ है, मगर इन्वेस्टमेंट में नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं, 12th वाले ये लोग ऐसे करते हैं गुजरात बोर्ड में। मगर जब आप
फर्दर स्टडी करें तो याद रखना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट। मगर 12th के लिए आपको क्या याद रखना है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। अभी और एसेट साइड दिखाई दे रहा है, कैश बैलेंस। थोड़ी देर पहले मैं बोला था कैश कहाँ पे लिखेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट, मगर यहाँ पे कैश बैलेंस लिखने का नहीं है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश बैलेंस, अमाउंट इज गिवन 150 एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। थोड़ी देर पहले मैं बोला था 3 चीज, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि है तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, 60,000 को ओल्ड रेशियो 2:3:1 में तो 20,000, 30,000 एंड 10,000। बस ये हो गया आपका 50% चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। यदि आपको इतना पता चल जाए तो आपका 50% चैप्टर खत्म हो गया। इट मींस 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स आपको आ चुका है। यहाँ पे देखिए, मगर एग्जाम में अकाउंट बनाने का नहीं होगा, एग्जाम में क्या आने वाला है, एंट्री। तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए। देखिए सपोज एग्जाम में कभी कभी दिया होगा एसेट साइड, सिर्फ इतना दिया होगा कि फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। छोटी सी बैलेंस शीट होगी, एसेट साइड लिखा होगा डेटर्स इनर कॉलम 160, बीडीआर 10,000, पास एंट्रीज। तो आपको एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी, देखिए डेटर्स मैंने लिखा है यहाँ पे, बीडीआर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो एंट्री कौन सी होगी, ये एंट्री कौन सी एंट्री होगी, ये लेजर पोस्टिंग हो गया है, 11th में आ चुका है, लेजर पोस्टिंग पर से आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट एंट्री ऐसी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 160 टू डेटर्स अकाउंट 160। सेकंड एंट्री बीडीआर के लिए एंट्री होगी, कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, मगर आपको पहले कौन सा इफेक्ट देना होगा, डेबिट। तो एंट्री कौन सी होगी, बैड टैक्स रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ऐसी आपकी एंट्री पता होनी चाहिए। अगेन सपोज कभी कभी लिखते हैं मशीनरी गिवन इन बैलेंस शीट 2 लाख, पास एंट्रीज। तो मशीनरी आपको पता होनी चाहिए, मशीनरी इज अ एसेट। तो कहां पे लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना लिखना है आपको, 2 लाख। कभी कभी दिया होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन इन बैलेंस शीट ₹60,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर 2:3:1। तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां पे आपको लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो एंट्री कौन सी होगी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो मैं डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा, यहाँ पे जो नेम है वो, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000 टू पार्टनर्स, फर्स्ट पार्टनर अभीश कैपिटल, अनिल कैपिटल, राजेश कैपिटल, जो भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी आता है वो। कभी कभी लिखा होगा बैलेंस शीट में, ऐसा लिखा होगा इंफॉर्मेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस गिवन इन बैलेंस शीट ₹60,000। तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। तो एंट्री कौन सी होगी, पार्टनर्स, पार्टनर्स मींस अभीश कैपिटल डेबिट, अनिल कैपिटल डेबिट, राजेश कैपिटल डेबिट। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कभी कभी दिया होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ₹60,000, पास एंट्रीज। तो कौन सी एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट करूंगा, जनरल रिजर्व। तो एंट्री ऐसी होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू अभीश कैपिटल अकाउंट 20,000 टू अनिल कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड टू राजेश कैपिटल अकाउंट 10,000। याद रखिए आपको करनी है एंट्री, मगर आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में आ रही है, कौन सी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं। कैश अकाउंट में तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, कैश एंड बैंक बैलेंस, बाकी कोई कैश अकाउंट में आने वाला नहीं। बाद में एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होगी। आपने बैलेंस शीट ट्रीटमेंट तो पता चल गया, अब एडजस्टमेंट करना है आपको। एडजस्टमेंट के लिए 2 एंट्री होगी। एडजस्टमेंट की एंट्री में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ये लेक्चर में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट क्या है।
एक बार बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट पता चल गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट की एंट्री, नेक्स्ट लेक्चर में दोनों करेंगे। बैलेंस शीट ट्रीटमेंट तो पहला होगा ही होगा, बाद में एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट भी मैं आपको सिखाऊंगा। यदि ये 2 लेक्चर में आपको पता चल गया तो बाद में जो एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन हम 3rd लेक्चर में, 4th लेक्चर में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यदि ये लेक्चर एक बार देखने में आपको पता न चले तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फिर भी कोई डाउट है तो सैटरडे 10 to 12 के बीच में आप क्लास पे आ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे डाउट आपका हो जाएगा क्लियर। ओके, बाय बाय।